प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों की जिंदगी को किया है आसान और गरीबों को भी दिलाया है उनका हक। प्रधानमंत्री बेंगलुरु टेक समिट 2020 का कर रहे थे उद्घाटन। गुकार समझौता राष्ट्र विरोधी है, इसमें कांग्रेस भी है शामिल। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को स्पष्ट करनी चाहिए अपनी नीति। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा कि सीबीआई जांच से पहले राज्य सरकार के लिए मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं होनी चाहिए सीबीआई जांच। और लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 दिनों तक चलने वाले शतायु कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा विश्वविद्यालय को नई शिक्षा नीति की चुनौतियों से भी होगा निपटना। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया। ये टेक समिट आज से 21 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें कही। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही सरकारी योजनाएं इतनी तेजी से लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। डिजिटल इंडिया भारत में जीने का तरीका बन चुका है। बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमने 5 साल पहले डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। अब एक डिजिटल इंडिया को सामान्य सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। ये एक जीने का तरीका बन चुका है, खासकर गरीबों के लिए। डिजिटल इंडिया is no longer being seen as any regular government initiative. Digital India has become a way of life, particularly for the poor, marginalized, and for those in government. Thanks to Digital India, our nation has witnessed a more human-centric approach to development. पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए हमने इंसानों के सम्मान को बढ़ाया है। करोड़ों किसानों को एक क्लिक में आर्थिक सहायता मिल गई। जब कोरोना लॉकडाउन चरम पर था, उस वक्त टेक्नोलॉजी ने यह सुनिश्चित किया कि गरीबों को जल्दी और उचित मदद मिले। अगर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना भारत सफलतापूर्वक चला रहा है तो उसकी वजह टेक्नोलॉजी ही है। Our governance model is technology first. Through technology, we have enhanced human dignity. Millions of farmers receive monetary support in one click. At the peak of the COVID-19 lockdown, it was technology that ensured that India's poor received proper and quick assistance. पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारी योजनाओं ने इतनी तेजी से लोगों की जिंदगी बदली है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना इसका जीता जागता उदाहरण है। India is successfully operating the world's largest healthcare scheme, Ayushman Bharat. It is due to a big role of technology. This scheme has specially helped the poor of India. Now, they no longer have to worry about access to top quality and affordable health care in any part of India.
पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर भारत में कई ऊष्मायन केंद्र खुल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हैकथॉन की संस्कृति भारत में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल आज एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और लग्जमबर्ग के बीच बीते 2 दशकों में ये पहली शिखर बैठक होगी। दोनों नेता दुनिया में कोविड के बाद के हालात, भारत और लग्जमबर्ग सहयोग को मजबूत करने सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के नेता पारस्परिक हित के अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और लग्जमबर्ग में हाल के दिनों में उच्च स्तरीय विचारों के आदान प्रदान को जारी रखा है। दोनों प्रधानमंत्रियों की पहले 3 बार मुलाकात हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुप्त कार्ड समझौता भारत की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के साथ किया गया समझौता है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता इस समझौते में शामिल होने के लिए बयान दे रहे हैं और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के नेता इसमें शामिल भी हैं। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने चुनौती दी कि कांग्रेस को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती साथ साथ आतंकवादी गुट 370 को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस को इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में साफ किया है कि सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने से पहले उस राज्य की सहमति लेना जरूरी है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून के तहत सीबीआई को किसी भी मामले की जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार से सहमति की आवश्यकता जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि डीएसपीई एक्ट की धारा 5 केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेशों से परे सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम बनाती है, लेकिन जब तक कि डीएसपीई अधिनियम धारा 6 के तहत राज्य संबंधित क्षेत्र के भीतर इस तरह के विस्तार के लिए अपनी सहमति नहीं देता है, तब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। कोर्ट का यह फैसला यूपी की एक कंपनी फोर्टिगो मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामलों के खिलाफ आया है। हालांकि जिन राज्यों ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र को आम सहमति दे दी है, वहां सीबीआई को बार बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह घोषणा की है कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट में 5 सीट कोविड वॉरियर्स के बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। कोविड वॉरियर वो हैं जो जमीन पर काम करने वाले आशा कार्यकर्ता और अस्पतालों में काम करने वाली नर्स या फिर डॉक्टर, सभी के बच्चों के लिए ये सुविधा है। राष्ट्रीय कोटा में 5 सीट आरक्षित की गई है। मेरिट के आधार पर उनका नामांकन किया जाएगा। कोविड के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके सम्मान के लिए है ये। अगले 1-2 दिन में कोविड के मामलों को देखते हुए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में केंद्रीय टीम जाएगी।
शतायु होने और शतक बनाने की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करना कभी-कभी शब्दों की सीमा से परे होता है। ऐसा ही अवसर है लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, जो अगले 7 दिन तक अपने शतायु होने का समारोह मनाएगा। इस समारोह की शुरुआत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय की 100 वर्षों की यात्रा के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय अपने 100 वर्ष ऐसे समय में पूरा कर रहा है जब समाज के सामने कोविड-19 और नई शिक्षा नीति की चुनौती है। नई शिक्षा नीति को 2022 से लागू होना है। उन्होंने कहा कि चुनौती से उबरा और आग से तपा ही सोना होता है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के लिए विश्वविद्यालय की तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के लिए भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने देश को कई राष्ट्रपति दिए हैं, कई महान आचार्य वैज्ञानिक दिए हैं और विशिष्ट विभूतियों को भी जन्म दिया है। लेकिन चुनौती से उभरा हुआ आग से तपा हुआ सोना ही खरा होता है। और मुझे लगता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम शैक्षणिक जगत की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए शैक्षिक क्षेत्र के शोध की उत्कृष्टता को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जो एक मूल मंत्र लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे का ध्येय था, उस ध्येय वाक्य को बनाए रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की चुनौतियों में न केवल तकनीक का उपयोग करते हुए वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ की, अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल और लोकल यानी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयास इन 100 वर्षों की उपलब्धियों के साथ एक सोने में सुहागे का काम करता है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार का को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय भी बड़े गौरव के साथ कह सकता है कि हमने इस देश को राष्ट्रपति दिया है। हमने इस देश को न्याय के क्षेत्र में न्याय की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए न्यायमूर्ति प्रदान किए हैं। हमने शासन प्रशासन की व्यवस्था को उत्कृष्ट और संवेदनशील बनाए रखने के लिए अनेक प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। हमने भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनेक राजनेताओं को भी इस विश्वविद्यालय ने दिया है। और शिक्षा की उत्कृष्टता को बनाए रखने के साथ ही शोध की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए भी अनेक आचार्य और वैज्ञानिक भी विश्वविद्यालय ने दिए। जम्मू कश्मीर के नेग्रोटा में आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एक मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। बनटोल प्लाजा के पास हुई इस मुठभेड़ के बाद चारों आतंकवादियों के शव भी बरामद किए गए हैं, लेकिन उनकी शिनाख्त की जा रही है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और ट्रक का ड्राइवर फरार है। उनके पास से 11 AK-47 राइफल्स, 3 पिस्टल्स, 29 हैंड ग्रेनेड और कई हथियार बरामद किए गए हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है।
हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। SNCU, KMC लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत, नवजात शिशु की देखभाल के साथ आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सहायक बेसिक शिक्षकों के बाकी बचे 37,723 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के इस मामले में 31,661 पदों पर पहले से ही नियुक्ति का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बुधवार को कहा कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। इसमें यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए आहर्ता अंक 65 व SC/ST के लिए 60% तय किया गया था। शिक्षा मित्रों समेत कई अभ्यर्थियों ने इस पर याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि 68,500 शिक्षक भर्ती की तरह चयन 45 व 40% अंकों पर की जाए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक अध्यापकों के भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जल्द ही निर्वाचन आयोग अनुमति लेकर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार हैं। विश्व पटल पर संस्कृत भाषा को पहुंचाने के लिए मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित 29वें व्यास महोत्सव के दौरान छात्र छात्राओं ने योगिक बल प्रदर्शन के माध्यम से योग किया। छात्रों ने ताड़ासन, त्रिकोणासन, गरुणासन, ध्रुव आसन, ब्रज आसन, मयूर और गोमुख आसन के साथ ही लोहे के सरिये को गले से मोड़ कर दिखाया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष व्यास महोत्सव का आयोजन 1 सप्ताह तक चलता है। इस बार कोविड-19 के कारण यह आयोजन विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के संस्कृत छात्र छात्राएं, शिक्षक व संस्कृत प्रेमी जुड़े हुए हैं। व्यास महोत्सव में शोध पत्र पढ़ने के साथ साथ संस्कृत में श्लोक बनाने आदि जैसी कलाएं छात्र छात्राओं को सिखाई जाती हैं। संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर वाचस्पति मिश्र ने बताया कि ये आयोजन प्रत्येक वर्ष संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में योग और संस्कृत भाषा निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। एषः व्यास समारोह तत्र 3 दशकेभ्यः प्रचलमानः वर्तते। अस्मिन् व्यास समारोहे तत्र व्यास महाभागानां ये रचिताः पुराणाः, अन्यत्यै पुरस्कृताः वेदाः, तेषाम् अभ्यसनं, तेषाम् आविष्करणं भवति। अस्मिंश्च व्यास समारोहे योग दर्शनस्य यतोहि भाष्यं कृतवान् व्यास महाभागः, तेन कारणेन योगस्यापि अत्र द्वितीय दिवसे आचरणं भवति। अनेन प्रकारेण जनेषु सूक्ष्मतया योगस्य भारतीय संस्कृते प्रचार प्रसार भवेत् इत्येतद् उद्देश्यं पूर्णं भवति। व्यास समारोह विगत 28 वर्षों से चल रहा है और इस वर्ष उसका 29वां वर्ष है।
इस व्यास समारोह का उद्देश्य संस्कृत भाषा के माध्यम से ही संस्कृत को पढ़ाया, सुनना, समझना होना चाहिए, इस उद्देश्य से किया जाता है। प्रदेश के बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर जिलों के 50 से अधिक बच्चों की यौन शोषण और पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई ने चित्रकूट में तैनात सिंचाई विभाग के आरोपी जूनियर इंजीनियर राम भवन को गिरफ्तार करने के बाद उसे रिमांड में लेने के लिए कल बांदा कोर्ट में पेश किया। कल बांदा पॉक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपी की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन आरोपी इंजीनियर को अपना पक्ष रखने के लिए 1 दिन का समय देते हुए कोर्ट ने उसे फिलहाल न्यायिक हिरासत में बांदा जेल भेज दिया था, जिसे कल फिर से 18 नवंबर को एडीजे पंचम पास्को कोर्ट में फिर पेश किया गया। लेकिन आरोपी के वकील द्वारा समय की मांग करने पर अदालत ने अब आज 19 नवंबर की तारीख दी है। अब इस संबंध में कोर्ट में सीबीआई और आरोपी आज अपना पक्ष रखेंगे, जिसके बाद कोई रिमांड के मामले में अपना फैसला देगी। करके मुलजिम है जिसका सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने उसको अपने कस्टडी रिमांड में लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पे आज वो सुनवाई हुई थी। क्या हुआ? सुनवाई हो नहीं सकी क्योंकि राम भवन के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने डेट मांग ली है कि हमने अभी पत्रावली नहीं देखी, पढ़ा नहीं, तो इसलिए कल की डेट लगा दी गई। 377, 67 IT एक्ट और 14 पास्को एक्ट। कितने दिन की रिमांड मांगी है सीबीआई ने? 5 दिन से एप्लीकेशन दिया है, अभी बाकी तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। आरोप IT एक्ट के आरोप है इनके ऊपर, पास्को एक्ट लगा हुआ है और 370 लगा हुआ है। जो लगाए गए हैं वो IT के हैं कि इन्होंने जो है मोबाइल या अपने PC के द्वारा जो है तमाम सारे जो डाउनलोड करके और इन्होंने जो है उसको वायरल किया होगा या कुछ किया है, ये सब आरोप है। अभी चूँकि वो कोई भी उससे संबंधित प्रपत्र हम लोग को उपलब्ध नहीं कराए हैं, केवल आज जो उन्होंने रिमांड मांगा है, रिमांड के संबंध में प्रपत्र हमको दिए हैं, उसी प्रपत्रों को अब हम पढ़ेंगे। और बांदा, चित्रकूट और महोबा, हमीरपुर जिलों में एक 50 वर्षीय जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। क्या लापरवाही रही कि दिल्ली से आके सीबीआई की टीम गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ पुलिस को भनक तक नहीं? उसके बारे में पहले से ही उसको सर्विलांस में रखा हुआ था उनकी टीम ने, और पहले भी एक व्यक्ति पकड़ा गया था उससे रिलेटेड। दूसरा, डार्क वेब को एक्सप्लोर करके उनके पास एक्सपर्टीज है, ये अभी तक AHTU में हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र वोकल फॉर लोकल के प्रति अयोध्या के साधु संतों ने उत्साहजनक और सकारात्मक विचार प्रस्तुत किए हैं। संतों का कहना है कि स्थानीय उत्पादन को यदि देशवासी उपयोग के केंद्र में ले आएंगे तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में आशातीत सुधार होगा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से ही मजबूत करेगा। संतों ने कहा कि संपूर्ण संत समाज वोकल फॉर लोकल की प्रधानमंत्री की मनोभावना को जन जन तक पहुंचाने में भी भूमिका निभाएंगे। अपने देश की जो भी बनी हुई वस्तुएं हैं उसकी प्रशंसा करो, उसके गुणवत्ता को समाज में उपस्थित करो कि यह वस्तु जो है कितनी गुणवान है और कितने उपयोगी है, कितने हमारे लिए लाभप्रद है। यह करने से हमें क्या होगा कि हमारे देश की जो वस्तुएं हैं जिसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, तमाम गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है हम दौड़ करके विदेशी वस्तुओं को ग्रहण करने लगते हैं। लेकिन यदि हम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को, अपने देश की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार हम चलें तो निश्चित है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होगी। प्रधानमंत्री जी ने जो लोकल फॉर वोकल की बात की है, यह देश को समृद्ध की ओर ले जाने के लिए और देश को गतिमान करने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे यहाँ भक्ति की पीठिका है उसमें जो गुरु हैं, संत हैं, धर्माचार्य हैं, आज़ादी की लड़ाई में पहली पीठिका वहाँ से प्रारंभ हुई थी और आज दूसरा अर्थ के लिए और समृद्ध बनाने की जो लड़ाई हो रही है वो संत महापुरुषों की तरफ से शुरू हो, एक पीठिका वहाँ से बने, एक आधार बने। तो हम लोग निश्चित रूप से इसको पूरे देश में और पूरे लोगों में, जनता में इस बात को फैलाने के लिए तत्पर हैं कि वोकल फॉर लोकल बने और जो अपनी लोकल व्यवस्था है
उसके संवर्धन के लिए उसको बढ़ावा दें। भारत को विकसित करने के लिए वोकल फॉर लोकल उसी तरह से आवश्यक है जैसे मनुष्य के शरीर में जीवंत रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे ही भारत को समृद्ध और स्वस्थ बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, निश्चित ही प्रधानमंत्री भारत को स्वर्णिम युग की याद दिलाना चाहते हैं। अगर यह सिद्धांत लागू हुआ, संत महात्माओं के जो योगदान भारतवर्ष की स्वतंत्रता में रहा, आज भी संत महात्मा जो मानवता की शिक्षा देते हैं और मनुष्य में सामाजिकता की शिक्षा देते हैं, ये भी वोकल फॉर लोकल में आएगा। अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय उद्यान परिसर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय किसान सम्मेलन, गोष्ठी व मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसान भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र द्वारा सम्मानित भी किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को बताया जा रहा है तथा क्या क्या नए बीज आ गए हैं तथा किसानों को क्या क्या सहायता मिल रही है, ये भी बताया जा रहा है कि अपनी फसल को कैसे उन्नतशील बनाएं। इसके बारे में कृषि वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने किसानों को ये भी बताया कि धान खरीद की टोकन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। क्षमता के हिसाब से धान की खरीद नहीं हो पा रही है, इस कारण से टोकन व्यवस्था को जनपद में समाप्त कर दिया गया है। तो सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में इनको बताते हैं, कहाँ क्या क्या बीज नए आ गए हैं और क्या क्या हमारी सरकार की सहायता मिल रही है आपकी खेती के लिए, और फसल को कैसे उन्नतशील बनाएं और लागत कैसे कम करें और फ़ायदा कैसे बढ़ाएं। इसी बात के लिए बैठकें होती हैं आपस में, किसान भाई हमारे वैज्ञानिक सब इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं 2 दिन से, और बड़ा अच्छा एक आयोजन होता है जिसमें एक दूसरे से लोग मुलाकात करते हैं, दूसरे के अपने अनुभव शेयर करते हैं और अपनी समस्याएँ भी बताते हैं। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए साइकिल से पूरे भारत भ्रमण पर निकले हरियाणा सोनीपत के रहने वाले नीरज कुमार प्रजापति फतेहपुर जनपद के औंग पहुंचे, जहां किसानों ने नीरज का स्वागत किया। मिशन ऑर्गेनिक बाइसिकल इंडिया के लिए निकले नीरज को बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर नाम से भी पहचाना जाता है। नीरज ने बताया कि पंजाब के भटिंडा से हरियाणा होते हुए राजस्थान के बीकानेर जाने वाली कैंसर ट्रेन के बारे में जानकारी मिली। लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करते हुए साइकिल से प्रगतिशील किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि का भ्रमण करते हुए किसानों में जैविक खेती के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य शुरू किया गया है। अब तक 20,900 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। जनपद के विभिन्न प्रगतिशील किसानों ने नीरज की इस पहल की सराहना की। साथ ही कृषि में रासायनिक उर्वरकों प्रयोग कम कर नव पीढ़ी को रोग मुक्त स्वस्थ बनाकर सशक्त भारत की सुंदर तस्वीर करने का संकल्प लिया गया। मैंने पूछा कैंसर ट्रेन क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैंसर ट्रेन है जो पंजाब के अबोर और बठिंडा जिले से जाती है और अपने राजस्थान में बीकानेर और श्रीगंगानगर, इसमें जो 75% मरीज होते हैं वो कैंसर से पीड़ित मरीज होते हैं। तो उसी चीज़ को देख के कहीं ना कहीं मेरे को मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि ये जो कैंसर है ये क्या कारण है। जब मैंने इसका पूरा स्टडी की और इसका पता चला कि जो पंजाब हरियाणा का एरिया है, जो अपना उत्तरी एरिया, यहाँ पे अधिक मात्रा में रसायनों का उपयोग होता है, जिसके कारण कैंसर की सबसे बड़ी बीमारी जो कैंसर वो उत्पन्न होती है। क्योंकि देखिए क्या है कि जो कैंसर का कारण सबसे बड़ा वो फसल ही, जो हम खाद्यान्न या जो भी हम फूड या फिर जो सब्जियां खाते हैं। तो मैंने उसको देखा कि अगर हमें कैंसर के लिए लड़ना है या फिर कैंसर से सबको पीड़ित होने से बचाना है, तो उसका एक ही तरीका है कि किसान भाइयों को जागरूक किया जाए कि वो कम से कम मात्रा में केमिकल यूज करें। काफ़ी अच्छे इनपुट्स मिले, उन्होंने बहुत जानकारियाँ दी जो है ऑर्गेनिक खेती के बारे में, जो है जिसको हम लोग हम खुद उतारना चाहते हैं। हमारा अपना खुद का जो बगीचा है उसमें हम मिनिमम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, मिनिमम फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमारा अपना खुद जो है वर्मी कंपोस्ट का पिट है वो डालते हैं और इसके बाद नीम की खली डालते हैं और इसके बाद जो है जो नॉर्मल गोबर की खाद होती है वो डालते हैं। तो इसकी वजह इससे क्या है कि हमारा एक तो पेड़ बड़ा हेल्दी होता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है सस्टेन करता है, उसमें जल्दी से कोई समस्याएं नहीं आती हैं और वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट तैयार होता है जो मार्केट में आता है, तो वो जन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ताज नगरी आगरा में विश्व धरोहर सप्ताह की आज से शुरुआत हो गई है। विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन ताजमहल, सिकंदरा, लाल किला,
फतेहपुर सीकरी समेत सभी ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज ताजमहल सहित सभी संरक्षित स्मारकों पर पर्यटकों की भारी भीड़ रही। कोरोना महामारी को लेकर सभी गाइडलाइन को पूरा करते हुए पर्यटक मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए ताज सहित सभी स्मारकों का दीदार कर रहे हैं। 7 दिनों तक चलने वाले विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत ताजमहल के मेहमान खाने में लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी में ऐतिहासिक इमारतों के दुर्लभ चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक इसका अवलोकन कर रहे हैं। अधीक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग आगरा बसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक चलने वाले विश्व धरोहर सप्ताह के तहत प्रदर्शनी के माध्यम से सैलानियों को स्मारकों के इतिहास से अवगत कराया जा रहा है, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इन स्मारकों के महत्व को समझ सकेगी और इन्हें संरक्षित करने में अपना योगदान देगी। देखिए 19 से 25 नवंबर तक हर वर्ष हम लोग स्मारकों पर विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन करते हैं, ताकि लोगों को अपनी संस्कृति, अपने स्मारकों से उनको परिचय कराया जा सके, उनके बीच में जागरूकता लाई जा सके। इसके लिए एक प्रयास होता है और इस वर्ष हमने यहाँ पर ताजमहल में एक छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें अपने देश के सभी विश्व धरोहर स्मारकों का यहाँ प्रदर्शन किया है, ताकि लोग एक ही स्थान पर देश की सारी संस्कृति को देख सकें। और इस बार पहले दिन यानी 19 नवंबर आज के दिन दर्शकों का प्रवेश सभी स्मारकों पर निःशुल्क होता है, लेकिन चूंकि इस बार ये महामारी का वर्ष चल रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, नंबर में लिमिटेशन है। ताजमहल में 5000 दर्शकों का ही प्रवेश अलाउ होगा। उसको भी हमने 2500 के 2 स्लॉट में उनको प्रवेश देने का निश्चित किया है। प्रदर्शनी के दौरान भी देखने के दौरान भी दर्शकों को कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।